और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आरजू जी, बुलाने के लिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और आज मेजर साहब सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि बाजवा साहब का एक्सटेंशन हो सकता है, उन्हें मिल जाए। जो अभी लंदन वगैरह भी वो गए थे, उसके पीछे भी कई बातें चल रही हैं। आपके ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है? नहीं, इसके 2-3 फॉलोआउट्स तो होंगे आरजू जी। एक्चुअली क्या होता है जब एक्सटेंशन होता है ना, स्पेशली आर्मी में और किसी सिविल इदारे में, पुलिस इदारे में, किसी और डिपार्टमेंट में हो जाए तो चल जाता है। पॉइंट ये है कि आर्मी जो है, कोई भी आर्मी, इट्स अ वेरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ऐसी होती है, बिल्कुल पिरामिड जैसा होता है ना। आर्मी एक पिरामिड की तरह होती है। तो एक बंदे का प्रमोशन जब एक्सटेंशन हो जाएगा 3 साल के लिए, तो फिर देन पूरे नीचे का डिस्टर्ब हो जाता है मामला। अच्छा, उन्होंने पहले 2-2.5 साल करी नौकरी, फिर उसके ऊपर उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अब 3 साल का एक्सटेंशन अगर वो और लेते हैं तो करीब 20-25 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं उनका करियर डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले जिनका हो चुका है वो तो हो चुका है, मैं सबको मिला के बोल रहा हूँ, पहले वाले का और अब। तो टोटल आपका इतना बढ़ जाएगा, 2 दर्जन लेफ्टिनेंट जनरल्स का करियर खत्म हो जाएगा। खत्म इन द सेंस कि देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई चीफ बनता है तो उसकी जगह फिर कोई बनता है, फिर उसकी जगह कोई बनता है। इट्स अ दिस थिंग कैस्केडिंग चेन। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, बाजवा साहब बोल चुके हैं कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और एक फौजी के लिए एक बार जबान दे दी कि नहीं एक्सटेंशन लेंगे। वैसे जियाउल हक साहब ने भी ये करा था पहले कि बस मैं इलेक्शंस करवाने वाला हूँ, फिर वो 10-11 साल तक बैठे रहे। तो वो तो नहीं है, मैं बाजवा साहब ऐसे तो नहीं है। एंड जो भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है बाजवा साहब के बारे में, ही सीम्स टू बी एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, वेरी अनलाइक जियाउल हक। जियाउल हक तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी था। तो मुझे लगता नहीं बाजवा साहब ऐसा करेंगे, लेकिन आई डोंट नो। अगर हो गया ना तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसकी मरम्मत हो जाएगी फिर अच्छी तरीके से। अभी क्या है, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता, आपने देखा होगा कि कितने लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं और बाजवा साहब एकदम चुप हैं, अपनी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। ये चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर बाजवा साहब की जगह कोई और आर्मी चीफ बनता है, फैज हमीद को छोड़ के, अगर बाजवा साहब की जगह कोई और आर्मी चीफ बनता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि प्रेरोगेटिव आर्मी चीफ का होता है टू रिकमेंड हिज सक्सेसर। पाकिस्तान में द प्रेरोगेटिव इज विद द आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे अगस्त का महीना है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या अगले महीने में भी ये बैठ के बात कर लेंगे और बोलेंगे साहब ठीक है, इस शख्स को बनाना है आर्मी चीफ। उसका नाम अनाउंस हो जाएगा 1-1.5 महीना पहले, और हैंडिंग टेकिंग ओवर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये रिटायर हो जाएंगे, कहानी खत्म। और ये अपने किसी फेवरेट को, अपने लॉयल बंदे को चूज करेंगे, शहबाज शरीफ से मिलवाएंगे, सब कुछ कहानी खत्म, और ये चल जाएगा। तो वो बंदा या तो शहबाज शरीफ के प्रो होगा या न्यूट्रल होगा, एंटी शहबाज शरीफ नहीं होगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अगर बाजवा साहब ही बन गए फिर तो कहानी खत्म हो गई। फिर तो फिर तो गेम अप है। फिर ये जवाब देंगे जितना भी है, न्यूट्रल इमरान खान ने बोला था ना, फिर चुन चुन के फिर सबका जवाब दिया जाएगा। तो यहां तक मेरी समझ है इस मामले में आरजू जी। लेकिन जनरल फैज के चांसेस तो कम लग रहे हैं। उनसे पहले 4 या 5 लोग कहा जा रहा है कि और सीनियर है जिनकी बारी आ सकती है। आरजू जी, सीनियोरिटी जो होती है, ये जिसको कहते हैं ना, दिस इज समथिंग दैट इज डिजायरेबल। पर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में सीनियोरिटी इज नॉट सैक्रोसैंक्ट कि ऐसा सीनियर होगा ही होगा। जनरल जियाउल हक भी 4थे या 5वें नंबर पे थे जब उनको उठा के बना दिया गया, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने ना उनको चीफ बना दिया। और मुझे नहीं लगता कि परवेज मुशर्रफ साहब भी सबसे सीनियर थे जब नवाज शरीफ ने उनको बना दिया। तो सीनियरिटी, और इंडिया में भी ऐसा हो चुका है, हर जगह ऐसा होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीनियर मोस्ट को भी आप चीफ बनाए। जब जनरल बिपिन रावत बने थे, ही वाज नॉट द सीनियर मोस्ट, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। उनके ऊपर 2 या 3 थे जनरल्स जो कि उनसे सीनियर थे। लेकिन तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या करना है, उनका क्या थ्रेट परसेप्शन है, उनकी क्या डिप्लोमेसी है, उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, इसके हिसाब से चूज करते हैं। खासतौर से इन अ स्टेट लाइक पाकिस्तान वेयर द आर्मी हैज गॉट अ बिग रोल टू प्ले इन डिप्लोमेसी इन फॉरेन अफेयर्स।
जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो चाइना की डिप्लोमेसी है, जो अमेरिका की है या फिर अफगानिस्तान की है, वो तो जीएचक्यू संभालता है। उसमें फॉरेन ऑफिस का कोई लेना देना आपका खास है नहीं पाकिस्तान में, वो तो जीएचक्यू संभालेगा, वो आर्मी चीफ के इशारे पे चलेगी। बाकी दूसरे और मुल्क हैं, बेलारूस के साथ क्या बात करनी है, तंजानिया के साथ क्या बात करनी है, कीनिया के साथ क्या बात करनी है, मंगोलिया में क्या करना है, ये सब फॉरेन ऑफिस आपका करता रहे, वो बात ठीक है। लेकिन और अभी एक और चीज जो दायरे में आ गई है आपके हेडक्वार्टर के, वो है रशिया। तो ये तो आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव है आरजू जी। तो अभी जो एक कहा जा रहा है कि यूएस का मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो जीएचक्यू गए हैं और आईएसआई से मिले हैं और जीएचक्यू वालों से क्या देख रहे हैं आप, क्या वजह हो सकती है और क्या रिजल्ट क्या निकल सकता है? पता नहीं आरजू जी, आई डोंट नो कि क्यों गए हैं, कौन गया है, कैसे गया, लेकिन कोहिनूर अगर खुद अपनी हिस्ट्री देखता तो शायद वो अपने लेने वाले से कहता कि भैया मत लो। एक तो कोहिनूर के जी आई डोंट नो कि क्यों गए हैं, कौन गया है, कैसे गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो पाकिस्तानी फौज है वो डे वन से देखिए, लोगों को बताया कुछ जाता है और लोग समझते कुछ और हैं, कहा कुछ और जाता है, इशारे कुछ और होते हैं। बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बिल्कुल अमेरिकन्स के साथ है, आज से नहीं, डे वन से, सिएटो सेंटो के जमाने से है ये। और इनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है अमेरिकन आर्मी का, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तानी फौज का, बड़ा कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप कि दोस्त हैं बड़े, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, एक दूसरे का फायदा भी उठाते हैं, एक दूसरे की पीठ पे खंजर भी घोंपते हैं दोनों के दोनों। ऐसी बात नहीं सिर्फ पाकिस्तान ने पीठ में खंजर घोंपा है, अमेरिकन ने भी करा है, ये सब तो इनका बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये अमेरिकन ही हैं, बाकी लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर अमेरिकन ही हैं जो ज्यादा ये करते हैं कि उनका इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर आएगा, कोई भी आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल तक का, तो इस्लामाबाद से रावलपिंडी का जो आपका 19, 20, 21, 22 किलोमीटर का रास्ता है, वो सफर तय करेगा और एक बार जाके आर्मी चीफ को हेलो बोल कर आएगा। उसके साथ उसका डिनर होगा, लंच होगा, चाय होगी, जो भी होगा, बट ही विल पे रिगार्ड्स टू द आर्मी चीफ। ये तय है अर्जु जी, ये बिल्कुल। होता है। लेकिन हमने एक चीज और देखी कि अभी जो शहबाज गिल ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर आजकल वो कभी हॉस्पिटल होते हैं, कभी कहीं होते हैं, एक तमाशा सा लगा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी के कई लोग, फवाद चौधरी वगैरह, सब उस साइड से हट गए हैं। उनका कहना है कि हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं कहा और ये शहबाज गिल की गलती है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल में इतनी अकल भी है कि वो खुद अपने दिमाग से, अकल तो खैर इमरान खान में भी नहीं है, लेकिन ये सब सबकी सहमति से हुआ है। और शहबाज गिल को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉल गाय, जो बेवकूफ होता है जिसको फंसा देते हैं कि बाकी सब हाथ साफ कर गए, फंस गया बेचारा, तो शहबाज गिल को फंसा दिया। अब शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वहां पर मार पिटाई हो रही है शहबाज गिल के साथ, उस तशद्दुद की जा रही है, टॉर्चर करा जा रहा है। और उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी अभी आज उसका आया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ बातें करी, बोला कि इनके वकील इनसे मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। आरजू जी, ऐसा है ना, देखिए, इमरान खान को ऐसा लग रहा था कि जब वो अपनी पिच बहुत हाई कर देगा, ये एक जहनियत होती है, हमें समझने की जरूरत है ना। इट्स अ माइंडसेट जो इमरान खान का है, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जहनियत है, ये तो दिमाग है एक। इमरान खान को हर समय ऐसा लगा कि मैं ऐसे लेवल पे इस चीज को ले जाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के जलसों में, कि सरकार अपने आप गिर जाएगी। अब सरकार गिरी नहीं। जो सरकार के सपोर्ट में थे आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो भी भाग के नहीं गए, फौज भी न्यूट्रल रही। इन्होंने सब कुछ बोल दिया, बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन्होंने क्या नहीं बोला इमरान खान ने? पेड़ को आग लगा दी, जलसा कर दिया, ये वो, हुआ कुछ भी नहीं। अब धीरे 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 इमरान खान की हवा निकल रही है, क्योंकि अब इमरान खान को निकले भी 3-4 महीने हो गए, और जितनी देर इमरान खान पावर से दूर रहेगा, जितने महीने या जितने साल इमरान खान पावर से दूर रहेगा, उतना और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और आप देखेंगे 5-6 महीनों में इसके जलसों में भीड़ कम होना शुरू हो जाएगी। और उसका कारण है, उसकी वजूहात है। बात ये होती है कि फटीग सेट इन हो जाता है, फटीग सेट इन हो जाता है। और ये आप देखिएगा कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा नवंबर में। अब पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वो तो ऐसी, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मतलब ये मैंने देखा है,
मैंने एक दो से बात भी करी है, ये ज्यादा दिमाग वाले हैं नहीं पीटीआई वाले, ये खुदा मानते हैं इमरान खान को, बट दे आर नॉट द इंटेलेक्चुअल वेराइटी। ये इस बात पे बहस कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को आप क्यों नहीं आर्मी चीफ, ऐसे थोड़ा ना बनता है आर्मी चीफ। कोई परचूरन की दुकान थोड़ा ना है कि हमें इतने रुपए किलो हल्दी क्यों नहीं, इतने पाव की हल्दी दे दे। इट्स नॉट लाइक दैट। आर्मी चीफ इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। आर्मी चीफ खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो भारत का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान को, कहीं का भी हो, आर्मी चीफ अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, इनको क्या लगता है कि फैज हमीद अगर बन जाएगा आर्मी चीफ तो क्या होगा? फिर क्या होगा अगर फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए तो? है ना, ये चीज ये लोग कंसिडर नहीं करते। इनको पेड़ पे चढ़ा दिया इमरान खान ने कि फैज हमीद का ये था, फैज हमीद, इनको लगता है कि हमारा सगा चाचा बन गया आर्मी चीफ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी और अगले 100 साल तक इमरान खान राज करेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर एक्सटर्नल पुल्स एंड प्रेशर्स। मैं आपको बताता हूँ, अगर आर्मी चीफ बन गया ना फैज हमीद तो क्या होगा? आपको पैसे तो IMF से चाहिए। पाकिस्तान की बागडोर अमरीकियों के हाथ में है। चाइना ने मुंह मोड़ लिया है। आरजू जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चाइना चाहे तो एक झटके में पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक झटके में चाइना, जो आपका ये डॉलर टू द रुपी का जो क्राइसिस चल रहा है, जो आपके ऊपर लोन्स वोन्स, चाइना एक झटके में चाहे तो इसी चीज की तो कसमें खा रहे थे ना कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। वो कहाँ गई दोस्ती, मैं जानना चाहता हूँ। और वही कसमें वादे चीन ने श्रीलंका के साथ खाए थे, वही बांग्लादेश के साथ खाए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की भी हालत नाजुक है, वो भी IMF के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें पैसा दे दो। कितना? 1.5 अरब 2 अरब, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पीछे। वो कहाँ है चाइनीज? वहां पे नहीं दिख रहे आपको, श्रीलंका में नहीं दिख रहे। यही बात है कि ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये कुछ भी बोले, फैज हमीद बन जाए, फैज हमीद का चाचा बन जाए आर्मी चीफ, कोई बन जाए बैठ के, आपकी किस्मत की बागडोर अमेरिकनों के हाथ में है। पाकिस्तानी शाम को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, बैरूनी साजिश की बात करें, इंपोर्टेड हुकूमत की बात करें शाम को, लेकिन सुबह अमेरिका की जरूरत आपको पड़ेगी। आप कुछ बोलें, आपका IMF है, आपका FATF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, कौन कंट्रोल करता है इसको? चाइना थोड़ा ना कंट्रोल करता है, सऊदी अरेबिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है, इंडिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का चौधरी है। आप उसको गालियां देंगे, वो अपना गोश्त जितना उसको निकालना होगा निकाल लेगा वो। और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बस टीवी पे ये जो बुजुर्ग आपके बैठे रहते हैं सहाफी, ये बड़के मार सकते हैं, लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। ये जो होना है वो होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमेशा से IMF से पैसे लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, तो जाहिर अमेरिका के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि भारत से भी इमरान खान को फंडिंग हुई है और अमेरिका से भी जो है फंडिंग हुई है, लेकिन वो तो अलग है, लेकिन भारत से किसने फंडिंग कर दी? देखिए आरजू जी, ना ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना ये जो आई थिंक कोई कौन थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, नकवी साहब, कौन, मैं भूल गया नाम उनका, फॉरगेट। एक बड़े अरबपति हैं जो अभी जेल में भी हैं शायद, या उनका एक्सट्रेडिशन की बात चल रही है, कुछ चल रहा है, मैं उनका नाम मेरे दिमाग से नहीं, मलिक रियाज तो जेल में नहीं है। मलिक रियाज तो बहरिया टाउन वाले हैं ना ये। जी जी, वो अलग खिलाड़ी है, वो अलग, उसका अलग गेम चल रहा है साइड में। ये एक और हैं बिजनेसमैन, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो खैर, इमरान खान ने उनसे पैसे लिए। इमरान खान से सिर्फ एक बात पूछनी चाहिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। आपने बैरूनी मुल्क से पैसा लिया, ठीक है, आपने इससे पैसा लिया, आपने इससे पैसा लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ को इमरान खान से सिर्फ एक बात बोलनी चाहिए कि कौम के सामने आके जलसे में बताओ, क्या तुमने हिंदू और यहूदी से पैसा लिया, हाँ या ना? बस इतना बताओ, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक यही सुनना चाहती है। ये जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जो लफ्ज में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की पब्लिक ये सुनना चाहती है। ये लोग, पता, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बड़ी वीक है शहबाज शरीफ की, पता नहीं उल्टी सीधी बातें करा जा रहा है, दाएं बाएं की बातें करा जा, दाएं बाएं की बातें मत करो ना। देखिए, पाकिस्तान में पैसे लेना, करप्शन, ये नॉर्मल माना जाता है, बुरा माना ही नहीं जाता। अगर इमरान खान ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा। प्रॉब्लम लोगों को, पाकिस्तानियों को तब है जब चोरी की जगह कोई डाका डालता है। जैसे अगर इमरान खान कहता है कि मैंने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, उसने बनाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक फर्ज कीजिए इमरान खान कह देता है, तो लोग कहेंगे यार देखो, उसने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तानियों का टिपिकल रिएक्शन लगेगा, यार एक बात बताओ, अपने भतीजे को नहीं बनाएगा, तुम्हारे भतीजे को बनाएगा मिनिस्टर?
जाहिर सी बात है अपने में। तो ये जो लेवल का करप्शन है जो पूरे माशरे में है, ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में, इसका कोई बुरा नहीं मानता, जब तक चोरी की लेवल पे, डाके की लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये बात गलत पूछ रहे हैं, क्या उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, ये कौन से कानून के तहत? वो केस के लिए ठीक है अर्जु जी, जब आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लगाना है इमरान खान के खिलाफ कि आपने फॉरेन फंडिंग ली और ये फॉरेन फंडिंग आप इस कानून के तहत नहीं ले सकते। पब्लिक के सामने ये बात पूछनी चाहिए, क्या हिंदू से और यहूदी से क्या आपने पैसा लिया है खान साहब? अगर लिया है तो हाँ बोलिए, नहीं लिया है तो ना बोलिए, बस कहानी खत्म। ये हिंदू और यहूदी दो आप शब्द इस्तेमाल करिए, दो लफ्ज इस्तेमाल करिए, फिर सबके सामने दूध का दूध। मना करने दीजिए ना उनको कि हमने हिंदुओं से पैसा नहीं लिया, हमने यहूदियों से पैसा नहीं लिया, बस कहानी खत्म हो गई। ये लंबी चौड़ी बातें पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर उनके ऊपर मुसलसल ये बात भी की जा रही है। लेकिन साथ-साथ मेजर साहब, अजय डोवल साहब जो है, उनका मॉस्को ट्रिप जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे जो उन्होंने विजिट कर रहे हैं। उसके 2-3 अहम पहलू हैं अर्जु जी। एक तो ये है कि रशिया को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भारत अमेरिका के बहुत क्लोज हो गया है। तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। ये दो टूक शब्दों में डोवाल साहब बताने गए रशिया को। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि भाई ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ, देखिए चाइना जो है ना वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा, क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात ये आरजू जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरे दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3-4-5 साल में हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके, ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022, या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में 2021 से 2022, 20% of the vehicles sold in Delhi were electrical vehicles. आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी, मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही है। अब आप देखिए 3-4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लूंगा? मैं नहीं लूंगा। आई विल नॉट बाय इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है अर्जुन जी। और ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है, ये बात नहीं हुई रशिया से। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। डोवाल साहब ने ये बात नहीं करी उनसे, ये कम से कम मीडिया में तो नहीं आई डोवाल साहब ने जो बात करी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए, और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए। हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। नहीं, लेकिन देखें बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें या जैसे भी आप बता रहे थे अजय डोवल साहब का। तो लेकिन बीच बीच में मेरे साहब अजीब किस्म की न्यूज भी आ जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो केस। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का नाम तो खराब होता ही है ना कि कंट्री का, कि यहाँ पे इस तरह से उन मुजरिमों को छोड़ दिया गया, ये सब लोग ये बात कर रहे हैं।
आज बड़ा एक हंगामा था सोशल मीडिया पे मैंने देखा। ये जो बिल्किस बानो का केस है, मैंने इतना फॉलो नहीं करा आरजू जी। हम्म, अब ये कोर्ट ने छोड़ा है, कैसे छूटे हैं मुझे, मैं डिटेल में नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औरत के साथ अगर रेप होता है ना, हम्म, तो ये बात जेल वेल तक जानी नहीं चाहिए। ये जेल तक बात नहीं जानी चाहिए, कोर्ट तक बात नहीं, इसको अंदर ही निपटो के खत्म करो उनको। और ये कर देना चाहिए इनका। दे एनीबडी हु डिसऑनर्स अ वुमन और डिसरिस्पेक्ट्स अ वुमन हैज नो बिजनेस टू बी अलाइव। ही शुड नॉट बी ब्रीदिंग द सेम एयर दैट आई एंड यू ब्रीथ। इसको निपटाओ, खत्म करो। तो जो रेप के लॉज हैं भारत में, मुझे लगता है उनको और सख्त करने की जरूरत है। डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए रेप के लॉज के बारे में, साफ सीधी बात है। और इसका डिटेल में मुझे नॉलेज नहीं है आरजू जी कि कैसे छूटे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट के हुक्म से अंदर गए होंगे तो कोर्ट के ही हुक्म से बाहर निकले होंगे। तो इसमें सरकार कितनी कल्पेबल है कि सरकार ने बोला कि नहीं छोड़ दो इसको, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। लेकिन फिर भी मुझे इतनी डीप, क्योंकि मैंने जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी के अलावा मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता डोमेस्टिक न्यूज पे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी नजरों से गुजरी बात जरूर है। मुझे भी बुरा लगा कि ये लोग छूट कैसे गए, ऐसे छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? पता नहीं, ये तो शेख हसीना जी को ही पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। दिस आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से चाइना से लोन्स लेके, जिस तरीके से भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, हम्म, वो बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं, बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं। और वहां पे पेट्रोल को लेकर सड़क पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं। और एक बांग्लादेश में एक तासुर ये है कि जिस दिन श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कोशिश कर रही है, फिर भारत से बात कर रही है कि भारत कुछ करे इसमें। इंटरवेंशन मतलब फाइनेंशियल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, कुछ ऐसी चीज करे, भारत बातचीत करे, क्योंकि भारत का रसूख तो है ही, भारत की पहुंच तो है ही, भारत के पास पैसा है। भारत कुछ करे, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे, कुछ करे, लोन्स दे, मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ऐसा हो रहा है। और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 इयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं